हेलो। हेलो। ओके। सम्स हुआ क्या? सम्स ट्राई किया था क्या आपने? हो गया। एक मिनट। डेट का। ओके। इक्विटी ख़त्म करते हैं पहले। ये कहाँ तक हुआ है? 1 2 3 4 हो गया ना? हो गया। 5 आ गया आंसर। 6 नहीं हुआ। हुआ होमवर्क। 6 हुआ। ओके। तो सेम 7 भी सेम था। हुआ। देखिए क्या बोला है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 40% इक्विटी, 40% प्रेफरेंस शेयर एंड 20% डेट। ये क्या दिया? वेट्स। क्या दिया? वेट्स। 40 40 20, मतलब बोल सकते हैं 4 4 2। 4 4 2। द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डेट आर 15% एंड 7.2%। आफ्टर कॉस्ट है। आफ्टर कॉस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब टैक्स भी दे देगा तो इरेलीवेंट है मेरे लिए। क्या समझ में आया? आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया हुआ है और टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। तो टैक्स रेट 30% देना नहीं देना एक ही बराबर है, क्योंकि टैक्स 30% तो हम प्री टैक्स से पोस्ट टैक्स के लिए निकालते हैं। पोस्ट टैक्स दे दिया तो फिर अब क्या निकालेंगे? तो अगर जानबूझ के अगर 30% टैक्स दे दिया तो अब फिर से उसको पोस्ट टैक्स से फिर दोबारा पोस्ट टैक्स मत करना। ठीक है, जस्ट याद आया ऐसा चीज़ हो सकता है तो अभी बोल दिया। ठीक है। द वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.44%। एक्स लिमिटेड पेड करेंटली डिविडेंड ऑफ 4 रुपया। करंट डिविडेंड क्या है? D0 की D1? करंट डिविडेंड D0। एंड करंट प्राइस ऑफ द शेयर इज 44। फाइंड ग्रोथ रेट। तो सर अगर कोई नहीं किया है इसको तो मुझे पता, तो यहाँ पे एक देख लीजिए। ठीक है, मुझे पता है सर। के सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? WE KE प्लस WD KD प्लस WP KP। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा समझ में इतना ही है। के क्या दिया हुआ है मेरा? 15.44%। क्या है? यह 40% है ना? तो वेट इक्विटी इज टू प्रेफरेंस इज टू डेट क्या है? 4:4:2। दिख रहा है आपको? 4:4:2। इसका मतलब कि सर आपको अगर इसको काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो क्या है? 4/10 इंटू KE प्लस 2/10 इंटू क्या? कॉस्ट को हम, मेरा आदत है मैं पॉइंट में लिखता हूँ। सॉरी, कॉस्ट नहीं, वेट को पॉइंट में लिखता हूँ, कॉस्ट को पूरा परसेंटेज में लिखते हैं। ये क्या है? डेट 7.20 प्लस 4/10 इंटू 15। देख लो आ रहा समझ में? तो इससे क्या निकल जाएगा? KE कितना आ रहा है? KE इज इक्वल्स टू 20%। आ रहा समझ में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, उससे मैं KE निकाला। अगर KE लिखा रहता, दिया रहता 20%, तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल सकता था। ठीक है, KE। तो देयरफॉर अब बोला है ग्रोथ रेट निकालने के लिए, तो मुझे पता है डिविडेंड दिया हुआ है। तो KE इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस G। ऑब्वियसली इंटू 100 करेंगे तो ठीक है। अगर इंटू 100 करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 0.20 लिख सकते हैं ना। और D1 क्या है? 4:1 प्लस G डिवाइडेड बाई P0 कितना? 44 प्लस G। आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना ये वाला? तो लास्ट में G कितना आ रहा है? प्लीज़ मैं कैलकुलेशन से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है। आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो कर लेंगे।
ठीक है कि सर आप इसको कैलकुलेट भी करके बताओ, जी तो बहुत ज़्यादा लो लेवल से उठाना हो गया होगा। जी क्या आ रहा है? 10%। क्लियर है? 7 का आंसर मैच नहीं हो रहा है। ये किसका कर रहे थे हम? 6 का। ये 10% है। ओके, ये जी आ रहा है, 10% आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 7 करते हैं। इसका फ़ोटो ले लीजिए। अच्छा, इसका तो है ना पीडीएफ। ये प्रॉब्लम होता है यहाँ, इससे इसको हटा देने के बाद कहाँ पे है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बोला है? कैपिटल स्ट्रक्चर 4:4:2 दिख रहा है आपको? 4:4:2 मतलब वेट, वेट है इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। कितना? 4:4:2। ठीक है, therefore KC is equals to WEKE plus WPKP plus WDKD। ठीक है, KC दिया हुआ है 19%। ठीक है, तो WE 4/10 इंटू KE प्लस 4/10 इंटू, ओके ओके गलत लिख दिया क्या मैंने? 8, हाँ, प्रेफरेंस का 18 है, 18 प्लस 2/10 इंटू 9। देयरफॉर ये हो जाएगा 19 इज इक्वल्स टू 4/10 इंटू KE प्लस, ये कितना हो जाएगा? 7.2 प्लस 1.8। therefore 4/10 KE is equals to 10। therefore KE is equals to 10 into 10 divided by 4, 25%। ठीक है, 25%। हाँ, मैंने आंसर में KE लिखा है क्या? नहीं लिखा, जी लिखा है। ठीक है, ओके। द वेटेड एवरेज, नाउ कैलकुलेशन ऑफ KE, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ जी में क्या है? KE इज इक्वल्स टू D1/P0 प्लस जी, तो ये होगा 0.25 इज इक्वल्स टू 13 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाई 144, सॉरी 112 प्लस जी
फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 112 इंटू 0.25 28 इज इक्वल्स टू 131 प्लस जी प्लस 112 जी। तो ये अगर, अच्छा इसको तोड़ ही देते हैं यहाँ पे। ये होगा 13 प्लस 13g इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस 112g, तो 112g प्लस 13g 125g, तो 20, तो 125g इज इक्वल्स टू 28 माइनस 13 15, तो g इज इक्वल्स टू 15/125, कितना आ रहा है 12%। आ रहा है, क्लियर है, समझाए का हो जाएगा ना एग्जाम में। नेक्स्ट 8 हो गया, 9 नहीं हुआ। अ फर्म रिपोर्टेड ईपीएस, रिपोर्टेड ईपीएस मतलब E1 है या E0 है, रिपोर्टेड ईपीएस का फीलिंग आने के बाद आपको अर्निंग यील्ड समझ में आना चाहिए। अर्निंग यील्ड E1/P0 प्लस जी, याद है E1/P0 प्लस जी, दिख रहा है आपको अर्निंग यील्ड। तो डिविडेंड देखते हुए D1/P0 आना चाहिए अर्निंग, और अर्निंग देखते हुए E1, ऐसा फीलिंग आना चाहिए। पता नहीं अब आगे क्या मोल्ड करेगा क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन ये फीलिंग आपके अंदर जनरेट हो जाना चाहिए। रिपोर्टेड EPS ऑफ 40 जस्ट एंडेड मतलब E0, इट हैज़ 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, E0 इज इक्वल्स टू D0, देख लो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब क्या है E0 इज इक्वल्स टू P0। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब कि सर जितना अर्निंग है 100% डिविडेंड देते हैं। इसका मतलब सर E0 इज इक्वल्स टू D0, इसका मतलब फर्म में ग्रोथ है कि नहीं है, नहीं है। अगर ग्रोथ होता तो थोड़ी ना 100% डिविडेंड देता, तो प्लॉ बैक करके ग्रोथ डालता। अंडरस्टूड, जस्ट मतलब कि आपको तो दिख रहा है E1 डालना है, डालना लेस इंटरप्रिटेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। किसा कर रहा था ये, मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था, नहीं कर रहा था ना। एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 500 इफ ग्रोथ रेट इज 6%, देखो ग्रोथ रेट दे दिया है, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा था जो 100 नो ग्रोथ, तो ऐसा नहीं है, सेंस में दे दिया है तो ग्रोथ है इसका मतलब, ठीक है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड बाय इक्विटी एज पर अर्निंग डिस्काउंट मॉडल। अर्निंग मॉडल बोल दिया आपको, लेकिन नहीं भी बोलता तो पता रहता, हाँ सर E1 से ही निकालना है। देयरफॉर E1 तो मैं बता रहा हूँ के ई इज इक्वल्स टू E1 बाई P प्लस जी, और E1 क्या आएगा यहाँ पे 40 इंटू 1 प्लस 0.06 होल डिवाइडेड बाई, कहाँ गया 500 प्लस 0.06, यही तो आएगा ना। ऑब्वियसली इसको 100 से इंटू करेंगे तो भी परसेंटेज में आएगा। क्या आ रहा है
सम्स कीजिए कैलकुलेटर में, कॉपी में सम्स कीजिए। हो गया क्या ये वाला सम्स? सम्स कीजिए। ओके हुआ? कितना आ रहा परसेंट? कितना? 48%। 14.48%। ओके नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड RETI, रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखवाया था ना मैंने हेडिंग में लास्ट क्लास, उसमें लिख दीजिए और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। मैंने जो सम्स लिखवाया था ना हेडिंग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसमें लिख दिए और कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी। जस्ट कॉमन सेंस का बात है, कॉमन सेंस का बात है, हर कंपनी का अर्निंग आ रहा है, हर कंपनी का अर्निंग आ रहा है, अर्निंग 100 रुपया आ रहा है, अर्निंग 100 रुपया आ रहा है, 40 रुपया डिविडेंड दे रही है और 60 रुपया क्या कर रही है? प्लॉ बैक कर रही है। ठीक है, प्लॉ बैक करने का मतलब क्या हुआ सर? सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कंपनी फ्यूचर ग्रोथ में लगाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस में डालेगी, रिजर्व एंड सरप्लस में ही रहेगा ना, रिजर्व एंड सरप्लस में रहेगा और वो यूटिलाइज क्यों होगा? फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होगा। किसका पैसा है ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला? प्रेफरेंस शेयर का कि इक्विटी का या डिवेंचर का? कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा किसका पैसा है? इक्विटी का। अरे भाई ये अर्निंग डिवेंचर का कहाँ से हो गया? उसको तो ऊपर में इंटरेस्ट दे के तब आया ना नीचे अर्निंग। डिविडेंड शेयर होल्डर का क्यों हो गया? क्योंकि उसको तो प्रेफरेंस डिविडेंड तब दे के तब आया ना, तो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ ना किसका है? इक्विटी का। ओ 100 रुपीज़ में 40 रुपया इक्विटी वाले अभी लेके चले गए हैं और 60 रुपया बोले रखो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, लेकिन है तो कंपनी के मालिक का ही है, इक्विटी का है। तो फीलिंग क्या आ रहा है कि सर एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी दो इक्विटी है, तो एक्सटर्नल इक्विटी कौन हुआ? इक्विटी होल्डर वाले लोग या फिर रिजर्व एंड सरप्लस वाले लोग? कॉमन सेंस का बात है। एक्सटर्नल इक्विटी कौन हुआ? बाहर वाले लोग या रिजर्व एंड सरप्लस वाले लोग? बाहर वाले लोग। कॉमन सेंस है ना, बाहर वाले लोग। इंटर कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी किसको बोलेंगे? जो पैसा हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में रखे हुए हैं, वो भी तो कॉस्ट है भाई। मतलब एनीथिंग इन द फाइनेंस इज नॉट विदाउट कॉस्ट, एनी even a single penny in the finance is not without cost, every amount has a some opportunity cost। ठीक है, तो यूज जब हो रहा है पैसा इक्विटी से ले रहे हैं और आपका रिजर्व एंड सरप्लस का भी, तो रिजर्व एंड सरप्लस का भी तो कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट निकालने का बात हो रहा है। अंडरस्टूड? बहुत इजी है। अगर हम 50 रुपया मुझे चाहिए, सोचिए 100 रुपया चाहिए,
मैं 100 रुपया चाहिए, और हम अगर इशू कर दे, इक्विटी शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ इशू आएगा कुछ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इशू समझ लो 2 रुपया पर शेयर, हम इशू किए 200 रुपया में, 2 रुपया पर शेयर कॉस्ट ऑफ इशू, तो मेरा नेट कितना आ रहा है घर पे 198। लेकिन हो सकता है ना कि जो पैसा चाहिए था वो मैं रिटेन अर्निंग से भी निकाल लूँ। अरे निकालने तो मेरा ऊपर है ना, मैं प्रेफरेंस शेयर से निकालूँ, मैं डिबेंचर से निकालूँ, मैं इक्विटी से निकालूँ, इक्विटी में इंटरनल इक्विटी से होना चाहिए, अलग बात है। जब कंपनी का पास रिजर्व ही नहीं है 200 करोड़ का, 200 का जो मैं दिया 200 करोड़ का रिजर्व ही नहीं है, तो नहीं निकाल सकते। लेकिन निकाल अगर है तो निकाल सकती है ना, वो तो कंपनी का डिसीजन मेकिंग है। तो अगर मैं 200 रुपया बाहर वाले से लूँ और 200 रुपया रिजर्व एंड सरप्लस से लूँ, तो मेरा क्या चीज़ का सेविंग्स आएगा, क्या मुझे नहीं देना पड़ेगा? हाँ, कॉस्ट ऑफ इशू, फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा समझ में? फ्लोटेशन कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों भाई, घर का ही पैसा है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में है पैसा, वही वाला इशू, वही वाला पैसा वापस यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी कॉस्ट है। तो इसका मतलब कि सर अगर मेरा अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% आया, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब एक्सटर्नल इक्विटी 18% आया है, तो इसमें क्या है कि इसके वजह से मेरा मतलब इसमें तो फ्लोटिंग कॉस्ट मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? मिला हुआ है। इसका मतलब अगर कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी निकालें तो मेरा कॉस्ट 18% से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? कम होगा ना, ऑब्वियसली सा बात है, कम होगा। ये समथिंग अराउंड 17.5% होगा, समथिंग अराउंड 17.5% होगा। इसका मतलब कि सर कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी बाय 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये होता है आंसर। अरे समझ में? तो सर एक्सटर्नल तो हमेशा ज़्यादा ही आएगा ना ड्यू टू फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देख लो, अगर मेरा इंटरनल इक्विटी अगर 7.5 है, सोचो इंटरनल इक्विटी अगर 15% है, इसका मतलब, और फ्लोटेशन कॉस्ट अगर सोचो 0.2% है, इसका मतलब कि सर ये होगा 15 डिवाइडेड बाई मतलब कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी 1 माइनस 0.02, तो 15 डिवाइडेड बाई 0.98, बताओ क्या आ रहा है? $15.30 आ रहे समझ में? इजी है, कोई हार्ड नहीं सर, बहुत ज़्यादा सर। मैंने ये फॉर्मूला आपको डाइजेस्ट हो जाए, इंटरनलाइज हो जाए, इसीलिए मैंने आपको इतना कहानी बताया, नहीं तो मैं ये लिखवा देता तो आपको यही रटना होता कि यही है, चलो ठीक है, लेकिन पता तो चले क्यों आ रहा है कि नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। क्लियर है? लिखिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग लिखा ना, it refers the cost of reserve and surplus, it refers the cost of reserve and surplus, that is internal source of fund, full stop. It does not have flotation cost, the cost of internal equity divided by 1 minus F KE,
ठीक है। where f is equals to flotation cost, where f is equals to flotation cost. ओके, इसका मतलब सर आपको इंटरनल इक्विटी दिखाना, अगर निकालना है तो आपको के ई एक्सटर्नल तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड ऑफ 30, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 450 एंड द ग्रोथ रेट इज 8%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी। ठीक है, लिखिए सोल्यूशन। कॉस्ट ऑफ, अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ पे नहीं आएगा, इंटरनल में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इज, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी is equals to KE, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल्स टू क्या है, पे डिविडेंड D1 बाई P0 प्लस G। निकालिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर निकालिए क्या आ रहा है। मैं एक्सटर्नल निकाल रहा हूँ तो उसमें P0 में आपका फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट होगा, P0 में आपका फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट होगा। हाँ, एक्सटर्नल निकाल रहा हूँ ना, मैंने इंटरनल बोला है क्या, मैंने अभी क्या लिखवाया, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ, तो इंटरन के इज इक्वल्स टू, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट, देयर फोर D1 इज इक्वल्स टू 31 प्लस 0.08, P0 इज इक्वल्स टू 450 माइनस 2% ऑफ 450, यही है ना। एक्सटर्नल है ना, मैंने क्या बोला, इंटरनल में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, एक्सटर्नल में तो होता है ना। क्या आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा समझ में। एक एक करके मतलब, हाँ मैं तो एक्सटर्नली लिखा रहा हूँ, मैं भी तो एक एक करके ही करा रहा हूँ। होगा, लेकिन ट्राई करो पहले एक्सटर्नल निकालने का। ठीक है, क्या आ रहा है, निकालिए। 15.34%। प्लीज़ डो नॉट माइंड, यहाँ पे मैं इंटू 100 नहीं दे रहा हूँ बार बार, मतलब कि ऐसा आपका एग्जाम में इंटू 100 देना पड़ेगा, अंडरस्टूड। नीचे कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी इज इक्वल्स टू, निकालिए। cost of external is equals to cost of internal divided 1 minus f, तो एक्सटर्नल निकल गया ना 15.34 इंटू 2% था ना 0.98। प्लीज डू नॉट माइंड, मैं एग्जैक्ट लिख दिया हूँ, कितना आ रहा है ये 15.03%। क्लियर है। और
cost of internal equity is equals to d1 by p0 plus g. Cost of internal equity is equals to d1 by p0 plus g. Note flotation cost will not deduct from issue price. I think समझ में आ रहा है. Flotation cost will not deduct from issue price. तो D1 क्या है आपका, क्या आ रहा था ये वाला 3.24 ना, 3 और था सॉरी 32.4 डिवाइडेड बाई 450 प्लस 0.08. क्या आ रहा है आंसर, आ रहा है क्या देखो तो 15.2. %. आंसर क्या दे होगा, क्वेश्चन नंबर 10. $15.235. इंटरनल 15.2. ये तो हम लोग का भी इसमें आया ना. ओके हाँ, तो हम लोग का एक मिनट, हम लोग का इंटरनल आया है आपका, एक आया 15.03 और 15.2. आंसर ये दिया हुआ है ना. और एक्सटर्नल क्या है, वो एक ही है. मतलब कि एक्सटर्नल को दो हो सकता कुछ कैलकुलेशन में इधर. ठीक है नेक्स्ट. तो सर जो भी हो आपका, अगर इंटरनल का निकालना बोला है और आपके पास एक्सटर्नल ही है तो फ्लोटेशन कॉस्ट को बिना लेस के अब निकाल सकते हैं. ठीक है नेक्स्ट. नंबर 11 जल्दी. इलेवन हुआ है क्या, कर लिया, आया आंसर. आया आंसर. इंटरनल एक्सटर्नल दो कैसे आ गया, मैं तो एक्सटर्नल बोला ही नहीं. क्या आंसर है आपका, एक आया है ना. फ्लोटेशन कॉस्ट लेस किया होगा तो उसको आप वो कर लीजिए, आपका इंटरनल निकाल दीजिए. आ रहा समझ में, इंटरनल निकाल दीजिए. होगा. देखो कंसीडर अ फर्म हुज बॉन्ड, याद है बॉन्ड यील्ड मेथड, मैंने बताया था कि बॉन्ड में तो आपको फिक्स मिल रहा है ना, कम से कम वो प्लस आपका प्रीमियम दीजिए. तो कंसीडर फर्म हुज बॉन्ड यील्ड प्रेजेंटली 11%, जजमेंटल रिस्क प्रीमियम डिमांडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर इज 4%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%. इसका मतलब कॉस्ट सर आपका अगर बॉन्ड यील्ड, therefore KE is equals to bond yield plus risk premium. बॉन्ड यील्ड कितना है 11 प्लस 4 15%. फ्लोटेशन कॉस्ट का इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट का इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं है.
अरे नहीं है ना भाई, कहाँ लिए वो फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट तो लिए नहीं है ना। तो कॉस्ट ऑफ क्या है? इंटरनल इक्विटी है ना, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। कितना है? 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.02। कितना रहा? 15। हाँ, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का तो यही फार्मूला लिखवाया ना मैंने अभी तक। फ्लोटेशन कॉस्ट तो अब उसका एडजस्टमेंट हो रहा है। मैंने बॉन्ड यील्ड का फार्मूला क्या लिखाया था, मतलब के का बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, ये आया। इसमें तो फ्लोटेशन कॉस्ट का एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो ये तो इंटरनल हो गया, तो इसको तो एक्सटर्नल करना पड़ेगा ना। कितना आ रहा? 15.30। आपका 1 डिजिट है क्या? 31। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? सर फ्लोटेशन कॉस्ट तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी आएगा। नंबर 12 जल्दी। हो गया था 12, जल्दी। ये भी इजी है। सेम सम्स है ना? हाँ हाँ, निकालिए जल्दी। आंसर क्या हुआ? नहीं आ रहा है? नहीं आया? देखिए, करंट कंसिडर अ नो ग्रोथ फर्म, 100% पे आउट रेशियो, ईपीएस है। ईपीएस बोला तो फीलिंग आना चाहिए सर, अर्निंग यील्ड के संग ही जाएगा वो। रिपोर्टेड ईपीएस 40 एंड इफ शेयर ट्रेडिंग है 240। कॉस्ट ऑफ जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ दिया नहीं है तो जी जीरो मानना है। ठीक है, ग्रोथ दिया नहीं है, जी जीरो मानना है। तो सर के ई इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई पी प्लस जी, है ना? तो सर ई क्या है? 40, मैं इसको लिखना 0 हो जाएगा ऑलरेडी ये, डिवाइडेड बाई
100% डिविडेंड पे आउट रेशियो ना, D1 इक्वल्स टू पी, D0 इक्वल्स टू P0 है। इसका मतलब क्या बोला, बोलने का मतलब था सर आप ग्रोथ को जीरो मानना। इसका ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, वही यहाँ पे बोलने का मतलब है उसका, कि जी जीरो मानो, ग्रोथ नहीं है कंपनी में, जितना कमा रही है सारा डिविडेंड दे रही है। उस टाइम तो दे दिया था, आप सोच रहे थे लेकिन आपको दे दिया था ग्रोथ, तो आपका सोचना बेकार है जो सम्स में दिया हुआ है। हाँ डी ज़ीरो और डी ज़ीरो D1 D2 D2 D3 D5 D6 D n सब सेम होगा, नो ग्रोथ फॉर्म, कोई ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, बाई 240 प्लस जी, सॉरी इंटू 100, जो भी हो, कितना आ रहा है 16.67। ये इंटरनल एक्सटर्नल है, इंटरनल है, therefore external is equals to KE 16.67 by 1 minus 0.03, क्या आ रहा है? अंडरस्टूड। एक बार पी नेट, अच्छा एक बार के ई आप ऐसे निकालो तो आपका फ्लोटिंग लेस करके क्या आ रहा है, के ई फ्लोटिंग लेस करके निकालिए। के ई एक्सटर्नल के ई इज इक्वल्स टू 16 पॉइंट नहीं सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 240 नहीं 240 माइनस 3% कितना आ रहा है 232.8 इंटू 100 क्या आ रहा है 17.18%। क्लियर है? अच्छे से लिखना भाई, मैं थोड़ा रफ में मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग भी लिख लो, बाद में आपको ये रिकॉल ही नहीं हो रहा है क्या कहाँ से लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मत लिखना। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बोल बोल के लिखवाया था, हर सम्स को बोल बोल के लिखवाने में भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 है ना, करंट डिविडेंड पर शेयर 70, current dividend per share 70 and 5 years ago the stock was 55। 5 साल पहले स्टॉक का दाम कितना था, डिविडेंड का दाम कितना था, डिविडेंड कितना था 55। मतलब कि सर ग्रोथ हो के आज का डेट में डिविडेंड कितना हो गया 70। कर पा रहे ना इमेजिन। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 290। assume the past growth of the past growth rate of DPS will prevail in future, मतलब सेम ग्रोथ है तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी। तो सर कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी क्या होगा सर, आपका पहले क्या था 55, अभी क्या था 70 इज इक्वल्स टू 55 1 प्लस जी, देखो का होल पावर में 5 आ रहा समझ में। ग्रोथ समझ में आ रहा है क्या आपको? एक ग्रोथ का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था आपको, आप देखो ग्रोथ वाला रिस्क एंड रिटर्न में, रिस्क एंड रिटर्न में क्या था, एंडिंग वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 1/n-1। ये नहीं लिखवाया था क्या CAGR में? यही तो है ग्रोथ। CAGR इज नथिंग बट अ ग्रोथ ना, कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ रेट। अंडरस्टूड? तो क्या आ रहा है इसमें, निकालिए।
जी 0 पॉइंट मतलब कि 0.04941 ग्रोथ आया। हाँ ऐसे किया, हाँ ठीक है। अरे ठीक है, उसके बाद देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी इज इक्वल टू क्या था 70 इंटू 1 प्लस 0.0491 होल डिवाइडेड बाई 290 प्लस 0.0491, यही है ना? आ रहा है समझ में? निकालिए। 7 नहीं है 70 है शायद। क्या आ रहा है इंटरनल 30 इतना ज़्यादा? देखो तो आंसर सही आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है क्या यही? अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट, इतना ज़्यादा इक्विटी देख के भी वो लगना रहता है। ओके नेक्स्ट। ये देखिए, ये निकल जाएगा। द रिटर्न ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज इतना कैपिटल यील्ड अप्रोच, कैपिटल के ई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 12 प्लस -5 प्लस 15 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई 5। क्या आ रहा है? देखो तो ये आ रहा है क्या आंसर? ठीक है, सारा बोला है कि कैपिटल अप्रोच, सारा कैपिटल को ये तो एक्चुअली रिटर्न निकाल दिया है ना। आपको तो रिटर्न का एवरेज ही निकालना याद है, GMHM किया था। ओके ये वाला सम्स हो जाएगा आपसे, याद है? याद हो जाएगा ये? अरे याद है ना भाई? हाँ 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 हो जाएगा। फिर लास्ट में ही सारा रिटर्न आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, CAPM का सम देखिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेंडिंग एट सॉरी प्रेजेंटली यील्डिंग एट 5%, क्या है ये? RF दिख रहा है आपको? RF CAPM, CAPM का क्या फॉर्मूला था? CAPM फॉर्मूला क्या था? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, यही था ना? तो एक RF चाहिए, एक RM चाहिए, एक बीटा चाहिए। देखो 3 कंपोनेंट है उसमें, एक RM चाहिए, एक RF चाहिए, एक बीटा चाहिए, यही चाहिए ना 3। तो RF मतलब क्या? रिस्क फ्री। RF इज रिस्क फ्री मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। RM मतलब मार्केट, और बीटा तो दिया रहेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रेजेंटली यील्डिंग एट 5%, RF एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज 11%। ऑब्वियसली मार्केट में तो ज़्यादा रहेगा ना रिटर्न। फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक इट हैज़ बीन फाउंड द मार्केट चेंजेस बाय 10%, स्टॉक इज चेंजेस बाय
15%, तो बीटा 1.5 देख लो, समझ में आ रहा है क्या? इफ द मार्केट चेंजेस बाय 10%, स्टॉक चेंजेस बाय 15%। मार्केट अगर 10% से बदलेगा तो स्टॉक 15% से बदलेगा। इसका मतलब क्या है सर? बीटा 1.5 है। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? मार्केट। सर आपका स्टॉक, मार्केट अगर चेंज होगा तो उसका इफेक्ट आपके स्टॉक पे क्या आएगा? मार्केट अगर 10% से बढ़ेगा तो आपका स्टॉक क्या है? सर मेरा स्टॉक भी मार्केट की तरह ही है, तो आपका बीटा 1 होगा। मेरा स्टॉक मार्केट की तरह ही बिहेव करता है, जितना मार्केट बढ़ता है मेरा भी स्टॉक उतना ही बढ़ता है, तो इसका मतलब आपका बीटा और आपका बीटा कितना होगा? 1 होगा। तो मार्केट ही आपका स्टॉक, ठीक है सर। मेरा स्टॉक मार्केट जितना बिहेव करता है, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो मेरा स्टॉक कम चेंज होता है, इसका मतलब आपका बीटा 1 से कम होगा। आ रहा समझ में? और अगर सर मेरा मार्केट थोड़ा सा छूता है, तो मैं मार्केट थोड़ा सा चेंज होता है तो मेरा स्टॉक तो बहुत ज़ोर से भागता है, तो उसका मतलब आपका हाई सेंसिटिविटी है। अंडरस्टूड? तो आपका बीटा ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा बोल रहा है सर, बहुत ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो मैं बीटा दे दूँ, बीटा बीटा दे दूँ 2, इसका मतलब क्या है? कोई बोल पा रहा है क्या? क्या होगा इसका मतलब? बोलिए। इफ द मार्केट चेंजेस बाय 1%, if the market changes by 1%, your stock is expected to change by 2%। आ रहा समझ में? अरे बीटा 2 है, इसका मतलब क्या है? 20/10 ही है तो है, 20/10 ही तो है। ओके लिखिए सॉल्यूशन। cost of equity cost of equity ke is equals to rf plus rm minus rf into beta। ke is equals to rf plus rm minus rf into बीटा ब्रैकेट में एज पर CAPM मेथड, एज पर CAPM क्या फुल फॉर्म है? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। वेयर RF is equals to 5%, RM is equals to 11%, beta is equals to 15/10 is equals to 1.5। therefore नीचे K is equals to RF क्या है? 5 plus 11 minus 5 into 1.5 क्या आ रहा है? फोर्टीन परसेंट 14%, 14%। therefore cost of external equity is equals to cost of internal equity whole divided by 1 minus f।
कितना 14 माइनस 1/0.02 कितना आ रही है? 14.28%। अब समझ में आ रहा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करना है उसका? हाँ, क्या करना है? तो सर आपको 14 तक रुकना नहीं है, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दिया है तो आपको फिर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा ना फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो इसका मतलब 14% कॉस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है तो वो निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये अगर नहीं रहता लाइन तो यही मेरा के ही होता। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, जल्दी बताइए। क्या बोला? कंसीडर नो ग्रोथ फ्रॉम, कंसीडर अ नो ग्रोथ फ्रॉम प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स बोल दे, इसका मतलब के ही निकल जाएगा। के ही कितना आ रहा है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने एग्जांपल भी करवाया है भाई ऐसा, 1/8 इक्वल टू 12.5%। पीई is equals to 8, therefore ke is equals to 1 by pe, 1 by 8 is equals to 12.5%. If the risk free rate of return is 6%, market risk premium is 4%, find the beta। इसका मतलब सर के is equals to RF plus RM minus RF इंटू बीटा में मेरा ये वाला पोर्शन क्या है? इट इज़ अ रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब क्या? एक्सेस ऑफ रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट का सिक्योरिटी में 5% मिल रहा है, मार्केट में 11% मिल रहा है। इसका मतलब क्या है सर? 6% ज़्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ज़्यादा? क्योंकि आप रिस्क लेने के लिए रेडी है ना। अंडरस्टूड? तो RF क्या है? 6 प्लस रिस्क प्रीमियम क्या है? 4 इंटू बीटा बाई ये क्या है? 12.5। क्या आ रहा है? therefore beta 4 beta is equals to 6.5, therefore beta is equals to 6.5 whole divided by 4। क्या आ रहा है? 1.625। क्लियर है? तो सर कभी बीटा भी दे देगा, घुमा के पूछेगा, कभी के ही पूछेगा, कभी आर एम पूछ सकता है, आर एफ पूछ सकता है। तो वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई जेड, कुछ भी पूछ सकता है। ग्रोथ का सम्स मैंने जानबूझ के दे दिया कि कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। आपको पता है सर ग्रोथ हो गया। ग्रोथ रेट निकालना क्या क्या से क्या फॉर्मूला था? ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट जो भी हो, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, डिविडेंड पर शेयर 20 रुपया, अर्निंग पर शेयर इज 50 रुपीज़। दिख रहा है आपको?
इसका मतलब कि 50 रुपया कमा के 20 रुपये डिविडेंड दे रहा है, अंडरस्टैंड। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या आ रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या आ रहा है, 40%। तो मुझे तो दिख रहा है 40%, नहीं आ रहा है समझ में सर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कमा के कितना डिविडेंड दे दिया, कमाया कितना कमाया 50, डिविडेंड कितना दे दिया 20, तो कितना परसेंट डिविडेंड दे दिया 20/50, 20/50, इसका मतलब जो 20/50 है क्या है 40%, उसी को बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो कितना है 60%। देखो बी इंटू आर में बी निकल गया, बी इंटू आर में बी निकल गया, आर निकालना है। बुक वैल्यू दे दिया है कितना 200 और अर्निंग तो दिया है वो है 50। तो अर्निंग मतलब बुक वैल्यू मतलब क्या, मेरा जो बुक है मतलब मेरा जो एसेट्स है उसका वैल्यू कितना है 200, लेकिन उसमें कमा कितना रहे 50 कमा रहा है 50, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया 20/50। आ रहा है समझ में। रिटर्न ऑन इक्विटी किसको बोलते हैं भाई, रिटर्न ऑन इक्विटी किसको बोलते हैं, रिटर्न बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ रहा है, कितना पूंजी लगा के कितना कमाया, कितना पूंजी लगा के कितना कमाया, यही तो है सर। बुक वैल्यू है 200 रुपया, पूंजी कितना लगा था 200 रुपया, कमाया कितना 50 रुपया, तो 40% इज द 40% आ रहा है ना, 50/200 क्या आ रहा है 25%। तो 25% मेरा रिटर्न है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है कितना 60%, तो 60% इंटू 25% कितना आ रहा है 60 इंटू 0.25 कितना 15%, 60 इंटू 0.25 15%, तो ग्रोथ कितना आ रहा है 15%। आ रहा है समझ में। दो चीज़ें हैं, रिटेंशन रेशियो निकालना है और डिविडेंड, रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी। ग्रोथ बोला है तो सर टेबल दे दिया ग्रोथ में, सर ग्रोथ टेबल दे दिया तो ग्रोथ का एक फॉर्मूला है CAGR का, वैसे निकालो। तो डिपेंड करता है आपके पास डेटा कौन सा दिया हुआ है। अब आपको किसी को CAGR निकालेगा तो कैसे निकालेगा, इसमें नहीं निकाल सकता ना, अंडरस्टूड। डेटा के अकॉर्डिंगली आपके पास 2-3 फार्मूला उसको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा फार्मूला कैसे यूज़ होगा तो भाई आपका प्रैक्टिस होगा तो ही आएगा। अच्छा ये फार्मूला नहीं लग रहा, दूसरा फार्मूला लगेगा इसमें। तो वो जो इंस्टेंट पिकअप होता है ना, वो एग्ज़ाम का टाइम में ही तभी आएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करके रखे हैं भरपेट। ठीक है, लिखिए नंबर ग्रोथ, ग्रोथ हाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो, सॉरी ग्रोथ इज इक्वल्स टू, ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, ग्रोथ ब्रैकेट में जी इज इक्वल्स टू, ग्रोथ के ब्रैकेट में जी हाँ इक्वल बी इंटू आर, वेयर बी इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो, वेयर बी इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो and R is equals to return on equity oblique investment। नीचे डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो is equals to dividend per share by earning per share, dividend per share by earning per share is equals to 20/50 इसको 0.40 आ रहा है। therefore retention ratio is equals to 1 minus 0.40 is equals to 0.60, therefore retention ratio is equals to 0.40 minus, sorry 1 minus 0.40
1 माइनस 0.40 इज इक्वल्स टू 0.60. प्लीज डोंट माइंड किसको डेसिमल में लेना है, किसको परसेंटेज में लेना है. किसी एक को ले लो परसेंटेज, किसी एक को डेसिमल. अंडरस्टूड. नीचे रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू रिटर्न बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. Return on equity is equals to return by capital employed. Return on equity is equal to return by capital employed. Therefore, R is equals to EPS by BVPS. R is equals to EPS divided by BVPS. I hope clear है. EPS कितना है 50 बाई 200 इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पे. इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 25%. therefore G is equals to B into R is equals to 0.40 into 25%. क्या आ रहा है 15. ठीक है. नेक्स्ट देखिए कितना आ रहा है आंसर. आंसर क्या आ रहा है 15%. ठीक है. ओके. बुक वैल्यू पर शेयर देखिए घर पे करना है. 15 है. रिटर्न ऑन इक्विटी दे दिया है. देख लो 1 मिनट. रिटर्न ऑन इक्विटी दे दिया है. बुक वैल्यू पर शेयर दे दिया है. क्या आ जाएगा अर्निंग. डिविडेंड पर शेयर दे दिया है. क्या आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो. मरवली पूछ लो. अर्निंग कितना आएगा 500 का 20%. अर्निंग क्या आएगा बुक वैल्यू 100 दिख रहा है ना आपको. तो 100 आएगा. किसी को फील नहीं होता गंदा नहीं हो तो बता रहा हूँ. रिटर्न कितना है मेरा 20%. कितना पे कैपिटल एम्प्लॉयड पे. ठीक है. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 500. तो 500 का 20% 100 अर्निंग. 100 अर्निंग का 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो तो 0.80. तो 0.20 आपका रिटेंशन रेशियो. तो 0.2 इंटू 20. 0.2 इंटू 20 क्या आ जाएगा 4% ग्रोथ. मतलब वर्बली आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो. नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा अर्निंग. शेयर कैपिटल 300 तो 200 बाई शेयर कैपिटल 300 रिजर्व एंड सरप्लस 500 दिख रहा है आपको. तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा 700 आपको. लेकिन घर पे अभी जाके करना पड़ेगा आपको. 700 तो 200 बाई 700 आ जाएगा मेरा क्या रिटर्न ऑन इक्विटी. डिविडेंड है 120 और प्रॉफिट है कितना 200. तो 100 बाई 200 आ जाएगा. तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो तो -1 करके रिटेंशन रेशियो तो क्या ग्रोथ आ जाएगा. आ रहा समझ में. ये DPS ये आ जाएगा खुद से. CAGR निकल जाएगा इसका. आ जाएगा ना CAGR. ओके. तो अब सो करके रखिएगा हो जाएगा ना. बचेगा क्या आप डिवेंचर का थोड़ा सा पार्ट बचेगा ना जो छोड़ के गया था मैं. नेक्स्ट क्लास में डिवेंचर कराएंगे. और अच्छा नेक्स्ट क्लास आपका लिवरेज होगा. सैटरडे है ना. कल ही है सैटरडे है ना. ठीक है. लिवरेज कराएंगे. ठीक है. इसको आप कंटिन्यू करेंगे मंडे को. ठीक है. आप एक बार अभी तक जितना भी कराया मैंने एक बार गो थ्रू करके रखिएगा. क्योंकि आप जब फुल फ्लेजेड सम्स करेंगे ना तो उसमें आपको सारा का सारा एक साथ सब आएगा. इक्विटी भी आएगा, डिवेंचर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा. सब कुछ घुमा के फिर से पूछेगा. तो मैंने तो जानबूझ के अलग से किया कि उस टाइम प्रॉब्लम नहीं हो तो अभी करवा लेते हैं. ठीक है. उस टाइम फिर से सब फिर करना पड़ेगा. D1 बाई P0 प्लस G ऐसे कर फिर से करना पड़ेगा. वो वाला इंटरेस्ट 1 - T ये फिर से करना. तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना सो दैट मंडे को फ्रिक्शन नहीं हो. किसी को समझ में नहीं आ रहा सर कैसे निकालना है कि वेट क्या निकालना है. एक वेट निकालना है कॉस्ट निकालना है. वेट तो बहुत ईजी है
कॉस्ट निकालना भी सिखा दी सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लिवरेज।